कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे और अपना तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए साग सब्जियों का विघटन, साग सब्जियों का विघटन होने का मतलब क्या होता है, उसका टूटना। टूटेगा कब? जब ये वेस्ट बनेंगे यानी कि ख़राब हो जाएंगे, इसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे तो ये क्या होगा, विघटन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि विघटन कौन करेगा? जो डिकम्पोज़र होगा वो क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करने का काम करेगा। और जब विघटन करेगा तो इससे क्या रिलीज होगी, ऊष्मा रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है यानी कि जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो देखिए, निकट वस्तु को अगर साफ नहीं देख सकता है, निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। याद रखिएगा, ठीक उल्टा याद रखिएगा। ठीक है, क्यों होता है अगर उतना समझाओ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो बस इतना आप याद रखिएगा कि जो भी नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें दूरदृष्टि दोष होगा, यानी कि ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है तो किस प्रकार के लेंस का से उसको उपचारित किया जाता है। तो देखिए, दू में ऊ आ रहा है ना, तो दू में जब ऊ आ रहा है तो ऊ से एक ही लेंस है, कौन सा? उत्तल लेंस। ठीक है, दू से कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। दू ऊ यानी ऊ वाला वर्ड इसमें भी आ रहा है, ऊ वाला जो उच्चारण है दू में आ रहा है तो ऊ से उत्तल याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में कौन सा किया जाता है? द्विफोकसी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें द्विफोकसी लेंस में होता क्या है, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस को मिक्स करके बनाया जाता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है, क्या है? गाजर है। तो सारा पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो है वह कहाँ मुक्त होता है। तो देखिए, विद्युत अपघटन जब कराया जाता है वाटर का, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह किधर जाता है? तो याद रखिएगा, एनोड की तरफ जाता है। किस साइड जाता है? एनोड की तरफ। नेक्स्ट है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसे बोलते हैं फ्यूज़। क्या बोलते हैं? फ्यूज़ बोलते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। क्या ट्रिक बताया था? पिताजी करके। ठीक है, पिताजी अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। पी फॉर पीतल, त फॉर तांबा और ज फॉर जस्ता, यानी जो पीतल होता है वह तांबा किसका तांबा और जस्ता का क्या होता है? मिश्र धातु होता है। कभी कभी इसका संकेत दे दिया जाएगा, तांबा का Cu और जस्ता का Zn यानी कि जिंक। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, कवक जो होता है यह परपोषी होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल अपना नहीं होता है। और जिस भी जीव में अपना क्लोरोफिल नहीं होता है वह भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाएगा। हालांकि इसका आंसर परपोषण भी होगा, लेकिन परपोषण के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें एक आता है मृतजीवी पोषण। ठीक है, तो जब भी मृतजीवी पोषण रहे तो आप मृतजीवी पोषण को टिक आउट करोगे। यदि ऑप्शन में मृतजीवी नहीं रहता तब आप परपोषण को टिक आउट कर सकता था। ठीक है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। और याद रखिएगा, जिसमें भी मृतजीवी पोषक पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है, यानी कि डीकम्पोजर, अपघटक। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, दो प्रकार के लेंस होते हैं। एक लेंस ऐसा होता है, अगर इससे हम कोई भी लाइट रे को क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या होगा, इससे जो लाइट रे जाएगा वो अपवर्तित होने के बाद एक जगह मर्ज होगा। दूसरा ऐसा लेंस होता है, ठीक है, अगर उससे हम लाइट को क्रॉस करवाएंगे तो वह क्या होगा, अपसरित हो जाता है। इट मीन्स क्या, फैल जाता है। तो फैलना को बोलते हैं अपसरित होना। फैलना को क्या बोलते हैं? अपसरित होना। तो अवतल लेंस जो होता है वह अपसरित करता है, इसीलिए अपसारी लेंस बोलते हैं। और उत्तल लेंस जो होता है अभिसरित करता है, मतलब एक जगह मर्ज करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? एक बिंदु पर मर्ज कर देती है। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये याद जरूर कर लीजिएगा, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है वो होता है पोटेशियम। कौन सा होता है? पोटेशियम। याद रखिएगा, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के होता है।
ठीक है, यानी कि कैलियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है, यानी कि कैलियम। कैलियम क्या है, इसका लैटिन नाम है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है, पोटेशियम। इसके बाद कौन सा है, सोडियम, यानी कि Na। अगर ऑप्शन में आपका पोटेशियम नहीं रहता है तो आप सोडियम को टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु जो होता है वो पोटेशियम होता है, दूसरा होता है सोडियम। अगला है विद्युत परिपथ में मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर मीटर नहीं होगा, एमीटर होगा। ठीक है, इसको चेक सही कर लीजिए, मीटर नहीं एमीटर। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, एक होता है FAS और एक होता है VIP। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको किसी को फंसाना हो तो आप किस प्रकार के लोगों को फंसाओगे, VIP लोगों को फंसाना लोग पसंद करते हैं। ट्रिक है, बस इसको ज़्यादा नहीं लीजिएगा, मैं ट्रिक के तरीके से बता रहा हूँ। क्या करते हैं लोग, VIP लोगों को फंसाना चाहते हैं ताकि उससे ज़्यादा फ़ायदा हो पाए। VIP लोगों को फंसाना चाहते हैं, तो VIP और FAS। देखिए, ये जो आपका V है ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, I को साइलेंट रखते हैं और P जो है आपका पैरेलल हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाता है, पैरेलल में, यानी कि समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में। यहाँ पर F से हो जाएगा फ्यूज, A से हो जाएगा एमीटर। फ्यूज और एमीटर को किस क्रम में, S से श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, यानी फ्यूज और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया एमीटर, तो एमीटर को भी किस में, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वृक्क किस तंत्र का एक भाग है। तो देखिए, वृक्क जो है यह किस तंत्र का भाग है, तो वृक्क आपका है उत्सर्जन तंत्र का भाग, क्योंकि किडनी जो है हमारे शरीर में जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसको क्या करता है, फिल्ट्रेट करने का कार्य करता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R, प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध होता है। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। इसी को आप उलट पुलट करके 3 फार्मूले तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं, I को रहने दीजिए, VR को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, V/R इज इक्वल टू I। एक ये हो सकता है, और अगर R को इधर छोड़ देते हैं तो V/I इज इक्वल टू R। ये 3 प्रकार के फार्मूले तैयार होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या संबंध है, तो V इज इक्वल टू IR होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 पिकोमीटर का मान कितना होता है। तो आपने फिजिक्स में क्लास 9th में यह चीज़ को पढ़ा होगा। ठीक है, ये उपसर्ग मानक मात्रक है। तो 1 पिकोमीटर की बात करें तो याद रखिएगा 1 पिकोमीटर का वैल्यू कितना होता है, 1 पिकोमीटर का वैल्यू होता है 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रोमीटर, और 10⁻9 को क्या बोलते हैं, -9 को क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। ठीक है, और 10⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं, फेम्टोमीटर। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पिकोमीटर कहा गया है, 10⁻⁻12 इसका आंसर। अगला है नर युग्मक कहा जाता है। तो देखिए, नर युग्मक जो होता है वह किसे कहा जाएगा, शुक्राणु को। ठीक है, स्पर्म जो होता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। फीमेल युग्मक किसे बोलते हैं, यानी कि मादा युग्मक किसे बोलते हैं, ओवा को, यानी कि अंडाणु को बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिब्रेलिन क्या है। तो देखिए, पादप में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, और मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, 5 से 6 मिनट का वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में। सभी का क्या कार्य है वो सारा चीज़ मैंने उसमें अच्छे से डिस्कस करा है। ठीक है, तो जिब्रेलिन क्या है, एक प्रकार का पादप हार्मोन है, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पादप में फ्लोएम किसके संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मैंने इसका भी ट्रिक बताया था। पादप में 2 प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं, एक जाइलम और एक क्या होते हैं, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम में भी फ वर्ड आ रहा है और इसमें फल में भी फ वर्ड आ रहा है। तो फल क्या है, खाद्य पदार्थ है, तो खाना का स्थानांतरण कौन कराएगा, फ्लोएम कराएगा। और जल, ज में भी जल और जाइलम में भी ज होता है फर्स्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, जाइलम जो होता है जल और घुलित खनिज लवणों का परिवहन कराता है, और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, संवहन बंडल। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। देखिए, याद रखिएगा, अगर सॉलिड सब्सटेंस से करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो तो याद रखिएगा इसमें जो गतिशील कण होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब किसी सॉल्यूशन से होगा, यानी कि विलयन से होगा, तो विलयन से जब गतिशील जो कण होगा वो क्या होगा, आयन होगा। क्या होगा, आयन होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है चालक तार से, तार तो सॉलिड होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यदि लिक्विड पूछता, जल वगैरह पूछ लेता, तो क्या हो जाता, आयन हो जाता। अगला है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो मैंने 5 हार्मोन के बारे में बताया है वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो एब्सिसिक हार्मोन जो होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है, यह पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है, वृद्धि रोधक हार्मोन। तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक एसिड के कारण ही होता है। अगला है
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पवन विद्युत जनित्र जो होता है वह पवनों से क्या करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करता है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि पवन का जो चाल होता है वह कितना होना चाहिए। तो पवन का चाल कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। किसे, डेनमार्क को। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने, सामने कहने का मतलब कि यह साइड मिरर की बात कर रहा है। ठीक है, साइड मिरर यानी कि पश्च दृश्यक। तो पश्च दृश्यक की जब भी बात आएगी तो उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही अगर सर्च लाइट होता, हेडलाइट के बारे में बात करता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपका सूर्य है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा। एम्पियर किसका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जूल किसका है, तो ऊर्जा का। और ओम किसका है, तो रेसिस्टेंस का। अगला प्रश्न है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम में जो होता है जैव घटक और अजैव घटक के जो आपसी संबंध होता है इसको इकोसिस्टम बोला जाता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो दो घटक होते हैं जैव और अजैव, तो इसमें जैव घटक के 3 घटक होते हैं। एक होता है उत्पादक, ठीक है, और एक होता है उपभोक्ता। ठीक है, क्या होता है, उपभोक्ता। और तीसरा होता है अपघटनकर्ता। क्या होता है, अपघटनकर्ता। तो देखिए उत्पादक जो होता है सारे पौधे होते हैं, तो जितने पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, याद रखेगा। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है HIV का। किसका, HIV का। तो याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो मैंने इसी वीडियो में समझा है, अपसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है, यानी फैला देता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए भोजन का जो पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। 26 किसका होता है, लोहा का होता है। और 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। मैंने जो भी लिया है सारा गिना चुना और इम्पोर्टेंट लिया है, तो सारा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैल्शियम का 20, सोडियम का 11, लोहा का 26 और क्लोरीन का 17। अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसमें से एक IUPAC नेम है और एक साधारण नाम है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन में रह सकता है आपका, या तो फॉर्मिक रह सकता है या तो मेथेनोइक अम्ल रह सकता है। अगला है, आवर्त सारणी में कितने उदग्र कॉलम है। देखिए मैंने आवर्त सारणी को बड़े अच्छे से समझाया है। रेलवे वाले यदि स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को तो उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि आप 18 का रेलवे का पेपर उठा कर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से रहता ही रहा है। सभी सेट में एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने पीरियोडिक टेबल को बेहतरीन तरीके से समझाया, आप उसे देख लेंगे। ठीक है, 18 मिनट का वीडियो है, उसमें सारा का सारा चीज़ मैंने कवर किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, आवर्त सारणी का जो उदग्र स्तंभ होता है या कॉलम होता है उसे क्या कहा जाता है। उदग्र का मतलब होता है खड़ा, तो खड़ा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग, यानी क्लास। तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या होती है 18। कितनी होती है, 18 इसकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। देखिए वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, किडनी जो होता है उसी को हिंदी में हम लोग वृक्क बोलते हैं, और इसका पूछा गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो वृक्क जो होता है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, और इसी का एक और नाम है वृक्क नलिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि A और C दोनों। न्यूरॉन किसका है, तो न्यूरॉन है तंत्रिका उत्तक का। किसका, तंत्रिका उत्तक का। याद रखिएगा न्यूरॉन को ही तंत्रिका कोशिका कहा जाता है।
अगला है कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका में जो पावर हाउस होता है उसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है और ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ से क्या निकलता है, एटीपी के रूप में एनर्जी मुक्त होता है और शरीर के सभी भागों तक ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, एनर्जी हाउस या फिर बिजली घर। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली। ठीक है, या एटम बम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। गोल्गी इकाई को क्या बोलते हैं, तो गोल्गी इकाई को बोलते हैं कोशिका का यातायात प्रबंधक। आज का आखिरी प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में दो तरीके का श्वसन पाया जाता है, मतलब श्वसन की दो क्रियाएं होती है। एक होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है यानी कि प्रेजेंट होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो जो ऑक्सीजन की अब्सेंट में अगर भोजन अणुओं का विखंडन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन, और उपस्थिति में हो तो वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, देखिए अगर हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है तो अवायवीय श्वसन कहते हैं, और अवायवीय श्वसन के कारण ही हमारे पेशी कोशिकाओं में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, पेशी कोशिकाओं में दर्द या क्रैम्प देना शुरू करता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेशी कोशिकाओं में दर्द किस एसिड के कारण होता है, तो याद रखना है लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए गंगा सफाई योजना जो है वह 1985 में प्रारंभ किया गया था। एक करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1985। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था कि यदि आपको न्यूमेरिकल पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया। ठीक है, तो हमें लगता है शायद आप लोगों को न्यूमेरिकल का ज़रूरत नहीं है ना। यदि ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम जल्द से जल्द न्यूमेरिकल का वीडियो आप लोगों के लिए लाएं। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या क्या दे दिया गया है, यहाँ पर हमें टाइम दे दिया गया है 1 मिनट। कितना, 1 मिनट। 1 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना सेकेंड होगा, 60 सेकेंड। ठीक है, और हमारा चार्ज क्या दे दिया गया है, चार्ज दिया गया है 120 कूलम्ब। पूछा क्या गया है, धारा, यानी I इज़ इक्वल टू वॉट। तो आप लोग जानते हैं कि I इज़ इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है ना। क्या होता है, I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T होता है। तो यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया गया है, 120। ठीक है, और टाइम यानी T का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। लेकिन ध्यान में रखना है यहाँ पर विद्युत धारा का मान पूछा गया, तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में ना। तो 2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा जिसमें 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है वर्ण विक्षेपण के बाद। तो उसे प्राप्त करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रिज्म की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। सूचित किससे किया जाता है, तो सूचित किया जाता है ओमेगा से। किससे, ओमेगा से, और इसका साइन क्या होता है, ओमेगा का कुछ ऐसा साइन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें एम्पियर किसका होता है एसआई मात्रक, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का। ठीक है, किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा, व्यावसायिक ऊर्जा का, और वोल्ट हो जाएगा विभवांतर और विभव दोनों का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो देखिए परिपथ में विद्युत धारा जो मापी जाती है वह एमीटर के द्वारा मापी जाती है। कोई भी चालक तार है, इससे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो इसका मेजरमेंट करने के लिए एक उपकरण का यूज किया जाता है और उसका नाम क्या है, एमीटर। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है ना। क्या मापा जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा, विभवांतर मापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी मापा जाता है, रक्तचाप। और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। याद रखना है, सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्वेश्चन में कहा गया विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो एमीटर से। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सरल सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीला तोतिया, हरा तोतिया और सफ़ेद तोतिया का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो नीला तोतिया का होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, हरा तोतिया का होता है फेरस सल्फेट और सफ़ेद तोतिया का होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ये किसका हो गया? नीला तोतिया का, जिसको हम लोग नीला थोथा भी बोलते हैं। जिंक सल्फेट किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सफ़ेद तोतिया, ठीक है, या सफ़ेद थोथा का। और फेरस सल्फेट किसका हो जाएगा? आपका हरा तोतिया, है ना, या हरा थोथा का। याद रखेंगे, तीनों इम्पोर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आप ऑल कर लेंगे। ऑल कर लेने के बाद यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ठीक है, यानी क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वह किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वह हरा रंग का होता है। ठीक है, पौधे में पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक और इसका कलर कैसा होता है? हरा होता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ग्रेना भाग में होता है। यूरो 2 का संबंध किससे है? देखिए यूरो 2 जो है वह एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक है। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओम के नियम में किसका मान नियतांक होता है? तो देखिए ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या कहा गया है कि यदि चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए और उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो चालक के दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह क्या होता है? विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर भौतिक अवस्था के बारे में बात किया जाता है, खास करके टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में किसी प्रकार की चेंजिंग ना करे तब हो जाएगा क्या? विद्युत धारा और विभवांतर समानुपाती होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप। आकाश का रंग नीला किस घटना का परिणाम है? तो देखिए आकाश का रंग नीला जो होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो देखिए बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहा का क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट या आयरन पायराइट। ठीक है, मैग्नेटाइट या आयरन पायराइट। पारा का क्या हो जाएगा? सीनेबार हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। कहा गया है बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। बॉक्साइट बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो देखिए मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी सबसे पहला प्रयोग किया था और इन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना था। कौन सा पौधा? मटर का पौधा चुना था। इन्होंने दो प्रकार का प्रयोग किया था, एक संकर संकरण और द्विगुण संकरण। एक संकर संकरण का पूछा जाता है फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, तो एक संकरण का फिनोटाइप अगर रेशियो पूछता है तो याद रखेगा फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। और जीनोटाइप पूछता है तो 1:2:1। ठीक है, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मटर। कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए अगर हम पृथ्वी के वायुमंडलों की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर 4 लेयर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो क्षोभ मंडल, ठीक है, उसके बाद समताप मंडल, आयन मंडल और ऊपर चला गया तो बाह्य मंडल। ठीक है, तो ये जो हमारा ओजोन स्तर है ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, और समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। तो ओजोन लेयर में क्या होता जा रहा है? कमी होती जा रही है, अपक्षय होता जा रहा है। कारण क्या है इसका? तो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरण, उससे निकलने वाला एफसी गैस, सीएफसी गैस या फिर फ्रेयॉन गैस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सीएफसी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, एफसी और फ्रेयॉन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन तीनों इसके ओजोन अपक्षय के लिए उत्तरदायी होता है। सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? आप इसको रटना नहीं है, इसको डिराइव कर लेनी है। ठीक है, देखिए 1 किलोवाट घंटा की बात करेंगे तो घंटा में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड होता है ना। और यहाँ पर क्या कहा गया है? 1 किलोवाट घंटा, तो किलो का वैल्यू कितना होता है? 1000 होता है ना। तो 3600 को 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 36 गुने 10 पर पावर 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 10 पर पावर 6। तो 36 गुने 10 पर पावर 5 किसी भी ऑप्शन में है
जी हाँ, इस ऑप्शन में 36 × 10⁻5। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट ये भी हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे, तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। देखिए, अगर हम इसमें 10 से गुना कर दें और 10 से भाग कर दें तो क्या जाएगा, 3.6 × 10⁻, ये 5 और ये 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती है वह सारा का सारा क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल को वायुयान उड़ने का आदर्श केंद्र माना जाता है और बेतार संचार जो होता है वो आयन मंडल से संपादित होता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था डार्विन ने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। यह भी याद रखिएगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा मीन्स एसी करंट। तो एसी करंट जो होता है वह किससे, जनरेटर से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मोटर किसी भी प्रकार की एनर्जी को प्रोड्यूस खुद से नहीं करता है। ये करंट यानी कि विद्युत धारा को कौन से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हालांकि बैटरी से जो एनर्जी निकलती है वह एसी ना रह के क्या होता है, डीसी होता है। ठीक है, यानी दिष्ट धारा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से प्राप्त होता है, यानी कि जनित्र से। ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V = IR। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था किसके द्वारा मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा, है ना, और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापता है। और पूछ लेगा कि स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होता है, तो याद रखिएगा 120/80 mmHg। ठीक है, यानी मिलीमीटर पारे का दाब। 120 हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 क्या हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर। आनुवंशिकी का पिता किसे माना जाता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि जेनेटिक्स से संबंधित जो स्टडी है सबसे पहले किसने किया था, मेंडल ने किया था। ठीक है, कौन से पौधे का चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था। इसीलिए मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता का जनक, यानी कि जेनेटिक्स का जनक। कभी कभी आपसे जेनेटिक्स भी दे लेगा, तो ये भी टर्म याद रखिएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। विद्युत धारा किस में मापा जाता है, देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज करेंगे और गलती आंसर करेंगे। विद्युत धारा जो होता है किस में मापा जाता है, क्वेश्चन ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया है कि किस से मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो है मापा जाता है किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। लेकिन मापा किस से जाता है, एमीटर से। ठीक है, हमारे घरों में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है, मापने का जो उपकरण है वह है एमीटर। मापा किस में जाता है, एम्पियर में। तब तो कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी को लिखा जाता है तो एक्स एम्पियर लिखा जाता है ना, एम्पियर में मापा जाता है, याद रखेंगे। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, देखिए शुक्राणु जो है यह मेल गैमेट है। क्या है, मेल गैमेट है शुक्राणु। और इसका निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस बोला जाता है। टेस्टिस में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो फैलोपियन नलिका है, फैलोपियन नलिका भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि निषेचन जो होता है वह कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निषेचन तो फैलोपियन नलिका, और शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि विद्युत मोटर जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है। तो देखिए बिजली की घंटी की अगर बात करें तो बिजली की घंटी जो होती है यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, और हमारे घरों में जो आयरन का प्रयोग किया जाता है, हीटर का प्रयोग किया जाता है, वह कौन से प्रभाव पर, उसमें प्रभाव पर कार्य किया जाता है ना। कौन से प्रभाव पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। क्या क्या, तो हमारे घरों में जो हीटर का प्रयोग किया जाता है या फिर आयरन का प्रयोग किया जाता है, यानी यूँ समझ लीजिए कि जितने भी हीट वाले कंपोनेंट होते हैं जो कि बिजली से चलते हैं, तो वो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। और उसमें हीटिंग एलिमेंट के रूप में क्या लगाया जाता है, नाइक्रोम लगाया जाता है ना। क्वेश्चन में कहा गया था
बिजली की घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर। सोने की शुद्धता के मापन किस रूप में की जाती है? तो देखिए सोने की शुद्धता का जो मापन होता है वह कैरेट में करी जाती है, ठीक है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और हमारे घरों में जो आभूषण बनाए जाते हैं या सोनार जो आभूषण बनाता है उसमें 22 कैरेट सोना होता है, ठीक है। और बाकी जो बचा भाग होता है उसमें तांबा का प्रयोग करा जाता है। अगला है चाकू की सहायता से किस धातु को काटा जाता है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, न जाने कितना बार ये एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। तो चाकू की सहायता से हम सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं, है ना। क्या क्या? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को काट सकते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए समतल दर्पण द्वारा हमेशा और हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो देखिए मानव नेत्र जो होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है ना। उत्तल लेंस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारा जो ह्यूमन आई होता है उसमें। और इसके द्वारा जो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके रेटिना पर डाला जाता है और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आँख में रेटिना का आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन मस्तिष्क को इसको सीधा करने की देखने की क्षमता होती है। क्वेश्चन कहा गया मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। देखिए यदि आपने कार्बनिक कंपाउंड पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा दो तरीके का जो यौगिक होता है वो बनता है, ठीक है। एक तो होता है कि इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है, ठीक है, यानी कि बॉन्ड बना के होता है। और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के सीधे स्थानांतरण से होता है। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपका सोडियम क्लोराइड बनता है तो Na+Cl- करके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? आयनों का स्थानांतरण होता है। आयनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो आयनों के स्थानांतरण से जो भी यौगिक बनते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है आयनिक यौगिक। या कह लें कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक कहा जाता है, ठीक है। और यदि कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजक बंधनों से बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्ड बनाता है, बंधन बनाता है किसी से, ठीक है, यानी कि स्थानांतरण ना करके क्या करे? साझा करे इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का यदि साझा करता है तो उस तरीके से बने यौगिक को क्या कहेंगे? सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। यहाँ पर कहा गया स्थानांतरण, याद रखिएगा स्थानांतरण और साझा अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। स्थानांतरण का मतलब होता है सीधा दे देना और साझा का मतलब होता है एक दूसरे से फेरबदल करके मतलब बॉन्ड बना के रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्थानांतरण तो स्थानांतरण से बनता है आयनिक यौगिक, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीतल किसका उदाहरण है? ठीक है, तो पीतल जो है एक मिश्र धातु है। क्या है? पीतल मिश्र धातु है। किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका? तांबा और जस्ता का मिश्रण है, ठीक है। यानी कि तांबा को क्यूप्रम बोलते हैं Cu और तांबा को क्या बोलते हैं? सॉरी जिंक, जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपसे केमिकल फार्मूला दे करके भी पूछ लिया जा सके, तो दोनों याद रखिएगा। अगला है कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर क्या बनाता है? ठीक है, तो देखिए भाई कार्बन जब हाइड्रोजन से सहयोग करेगा तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। कार्बन हाइड्रोजन से सहयोग कर हाइड्रोजन कार्बन बनाएगा, मतलब हाइड्रोकार्बन बनाएगा। बी नहीं, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो भाई मैंने पीरियोडिक टेबल पहले ही करा रखा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वो 18 मिनट का वीडियो है। यदि आप 18 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल से गारंटी देता हूँ कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रथम वर्ग, तो सबसे पहले बात कर ले आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। देखिए आवर्त सारणी यदि आपने देखा है तो उसमें जो उदग्र स्तंभ होता है, ठीक है, यानी कि खड़ा वाला जो स्तंभ होता है वो वर्ग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? वर्ग। और इसकी कुल संख्या कितनी है? 18 है, ठीक है। और एक होता है लेटी हुई रेखा, यानी कि क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। और इसकी कुल संख्या कितनी होती है? आवर्त की कुल संख्या होती है 7, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, वर्ग पूछ लिया तो 18 होता है और आवर्त पूछ लिया तो कितने? 7, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जा रहा है? तो सिंपल है भाई, प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। दूसरे वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। 14वां याद रखिएगा, 14वें वर्ग को कहा जाता है सिक्का धातु,
ठीक है। 17वें वाले को बोला जाता है हैलोजन वर्ग और 18वें वाले को क्या बोला जाता है? निष्क्रिय वर्ग, नोबेल वर्ग, शून्य वर्ग, बहुत सारे इसके नाम हैं, ठीक है। और याद रखिएगा निष्क्रिय वर्ग में जो सबसे पहला तत्व आता है वो कौन सा है? हीलियम, ठीक है। और हीलियम के बाध्यम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाद में कि जितने भी निष्क्रिय तत्व हैं, ठीक है, सभी के बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। तो याद रखिएगा सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, अभी रेलवे का जो पेपर हो रहा है उसमें विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एनटीपीसी का पेपर चल रहा है उसमें विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपका कमेंट होगा तो मैं विटामिन पर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। ये भी याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है? ठीक है, अगर आपने संसाधन पढ़ा होगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और वायुमंडल जो है वह गैसों का मिश्रण है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। इसकी प्रतिशतता कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है 78%, ठीक है। ये 21% किसका है? तो 21% है ऑक्सीजन का, ठीक है। 0.03% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, ठीक है। और 0.94% किसका हो जाएगा? ऑर्गन का हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का नोबेल गैस है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला नोबेल गैस कौन सा है वायुमंडल में? तो ऑर्गन ही है, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन मैंने दिया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है भाई, सारा को याद कर लेना, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा बाद में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है NaOH। क्या है ना? NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। बेकिंग सोडा जब पूछ लेगा तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट बोले तो NaHCO3, ओके। NaHCO3 किसका? बेकिंग सोडा, इट मीन्स खाने वाला सोडा। और धोवन सोडा का क्या हो जाएगा? Na2CO3। क्या हो जाएगा? Na2CO3, इट मीन्स धोने वाला सोडा, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट। दोनों याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न, मादा जनन तंत्र के भाग नहीं है, ठीक है। यदि आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा होगा तो उसमें उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पर ओवरी होता है, ठीक है। ओवरी फैलोपियन ट्यूब से इस तरीके से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर होता है अंडाणु, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपका गर्भाशय, ये वाला पार्ट हो गया आपका योनि, ठीक है। और इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है भाई? तो अंडाशय तो है ही, डिंब वाहिनी भी है ही जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, सर्विक्स भी है, ठीक है। सर्विक्स भी है लेकिन वृषण नहीं है। वृषण को इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टिस। क्या बोला जाता है भाई? टेस्टिस बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा टेस्टिस जो है यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है और इसी में किसका निर्माण होता है भाई? स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अब देखिए ग्रंथि वाली बात आ गई तो ग्रंथि से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर वो देख लेते हैं तो आपको ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। कहा गया मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होती है। यकृत को इंग्लिश में बोला जाता है लीवर। क्या बोलेंगे? लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करेगा तो क्या हो जाएगा भाई मेरे? पीयूष हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए यहाँ पर अग्नाशय जो है, अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि बोले तो जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेक्रेशन करता है ना। और उसके बाद पिनियल ग्लैंड जो है, पिनियल ग्लैंड को कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक बोले तो टाइम को मेजरमेंट करने वाला क्लॉक, ठीक है। हमारे शरीर में भी एक घड़ी है पिनियल ग्लैंड नाम का, याद रखिएगा। अगला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो याद रखिएगा सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। साइड मिरर पूछ लेगा तो उत्तल हो जाएगा। अब अगला है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। डायनेमो जो है वह किस प्रकार की ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? तो भाई विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। यदि आप नहीं देखा होगा पुराना वाला साइकिल, तो साइकिल में भी डायनेमो का यूज़ करा जाता था, है ना, रात के अंधेरे में लाइट के लिए, ठीक है। तो वो जो डायनेमो था उसको, वो जो पहिया होता था उसमें चिपका दिया जाता था, तो जब पहिया रोटेट करता था उसके साथ डायनेमो का जो आर्मेचर था वो भी रोटेट करता था, ठीक है। और उससे क्या होता था? यांत्रिक ऊर्जा उसको मिलती थी और यांत्रिक ऊर्जा से उसको क्या कर किस में कन्वर्ट कर देता था? विद्युत ऊर्जा में, जिससे क्या जलता था? बल्ब जलता था,
अगला है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। तो भाई घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होगा वो शॉर्ट सर्किट के कारण होगा। ठीक है, किसके कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण हो जाएगा। अगला है सीने बार किसका अयस्क है। तो भाई मेरे सीने बार किसका अयस्क है, पाड़ा का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क, पाड़ा। संकेत होता है Hg, बोले तो हाइड्राइड जाइरम। ओके, सीने बार पारा का अयस्क है यानी हाइड्राइड जाइरम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड याद रखिएगा, लोहे का हेमेटाइट रखिएगा और तांबा का कॉपर पायराइड याद रखिएगा। ठीक है, सबका पूछता है। नेक्स्ट है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। तो भाई ये आपका सब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है कि समावयवी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। अगला है रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है। तो रक्त को थक्का बनाने के लिए टिकाणु भी चाहिए और इसी का नाम है प्लेटलेट्स। रक्त पट्टिकाणु को ही प्लेटलेट्स बोलते हैं और साथ साथ एक विटामिन भी चाहिए। ठीक है, विटामिन के जो है यह रक्त पट्टिकाणु और प्लेटलेट्स के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए विटामिन के भी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब एक बात आती है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसके कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है। तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, हिपेरिन। क्या हो जाएगा, हिपेरिन। हिपेरिन है जो हमारे शरीर में ब्लड को थक्का नहीं बनने देता है, लेकिन जैसे ही कटता फटता चोट लगता है, बाहरी संपर्क में आता है तो वह जम जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर रक्त पट्टिकाणु या कह लें प्लेटलेट्स, इसी का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट या फिर विटामिन के कह लें। इसके कारण क्या होता है, ब्लड थक्का बन जाता है। अगला है वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। भाई वृक्क बोले तो किडनी। ठीक है, और किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी किडनी का जो स्ट्रक्चर तैयार होता है और किडनी जो वर्क करता है वह किसके कारण करता है। तो वो करता है नेफ्रॉन के कारण और वृक्क कोशिका के कारण। मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी। मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया होगा, नेफ्रॉन को देखा होगा, धनाक से किक मार दिया होगा। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा भाई मेरे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव में मतलब जितने भी ऑप्शन रहेंगे सारे को पढ़ना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आप कहोगे कि भाई मैंने तो सही बनाया गया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा मार्क्स ऑब्जेक्टिव में घट कैसे गए। तो यही घटने का कारण है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप टोटल ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टाइम रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है। तो भाई जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, सिर्फ शैवाल ही नहीं, जितने भी एक कोशिकीय या निम्न श्रेणी के जीव हैं उसमें परिवहन की जो प्रक्रिया होती है वह विसरण क्रिया से द्वारा होगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो दांत कहाँ होगा भाई, मुख में ही होगा ना। तो मुख में कितने दांत होते हैं, तो दांत पूछ रहा है कितने, तो दांत होंगे 32। ठीक है, लेकिन अगर प्रकार पूछ लेता तो हो जाता 4, कर्तनक, भेदक, चवर्णक और अग्र चवर्णक। ठीक है, दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 20। ठीक है, और इतने ही दांत टूटते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं। तो क्वेश्चनमा पूछ लेगा कि कितने दांत दोबारा जन्म लेते हैं, तो याद रखिएगा 20 दांत दोबारा जन्म लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो जब ये बड़ा फोटो आएगा, ठीक है ना, खींच मेरी फ़ोटो वाला, जो बड़ा फ़ोटो आएगा तो बड़ा फ़ोटो आएगा भाई जिसका नाम बड़ा होगा। बोले तो अवतल। अवतल तो खुद लंबा नाम है, अगर उत्तल कह लेता तो भाई छोटा नाम है। तो उत्तल छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, अवतल बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे भाई मेरे, अवतल दर्पण का। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुतली की साइज़ को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली की साइज़ को नियंत्रित करेगा परितारिका। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, तो वास्तविक। और याद रखिएगा जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा वो कैसा, उल्टा बनेगा। वास्तविक बोले तो उल्टा और काल्पनिक बोले तो सीधा। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो देखिए भाई, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से संशोधित किया जाता है। मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, याद रखने का तरीका, दू में भी ऊ आ रहा है और यहाँ पर भी ऊ है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके संशोधन के लिए उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस को मिक्स करके द्विफोकसी लेंस तैयार करा जाता है। तो वो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अगला है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र
द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। भाई मेरे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, ठीक है। और पिछले साल जो फिजिक्स का +2 का एग्ज़ाम हुआ था यानी इंटरमीडिएट का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जिस ओर विक्षेपित होगी ना, उसके विपरीत उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता कैसे चलता है, तो वो पता चलता है मैक्सवेल के रूल से। आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल का रूल, ठीक है। मैक्सवेल के रूल से पता चलता है। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इसके ठीक उल्टा बोले तो उत्तर का उल्टा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, तांबे के तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। यदि आपने जनित्र पढ़ा होगा, जनरेटर, ठीक है, तो उसमें पढ़ा होगा कि यदि किसी भी आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, और उसको घुमाया जाता है तो घुमाने के बाद हर आधे घूर्णन के बाद, ठीक है, आधे घूर्णन के बाद क्या होता है कि कुंडली से जो प्रेरित धारा होती है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से, ठीक है। तो आधे घूर्णन के बाद क्या होता है, दिशा चेंज हो जाती है किसका, विद्युत धारा का। तो आधा घूर्णन किस में है, बी ऑप्शन में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो भाई किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगला है, सौर कुकर के लिए कौन से दर्पण उपयुक्त होता है। तो भाई मेरे सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन देखिए होता क्या था कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काटते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, वो तो आप भी जानते हो, ठीक है। इकोसिस्टम यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे के वजह से ही हम लोग जीवित, हम लोग को भोजन मिलता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तो पेड़ हमारे लिए एक प्राकृतिक संसाधन है और उन संसाधन को अगर हम निपटा दें तो फिर हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो चिपको आंदोलन क्या है, वन संरक्षण से संबंधित है। कौन से, वन संरक्षण से संबंधित है। हुआ क्या था कि जो पेड़ को लोग काटने के लिए जाते थे तो महिलाएं क्या करती थी, वो पेड़ से चिपक जाती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चिपको आंदोलन। महिलाएं बोलती थी भाई पहले मेरे को काट फिर पेड़ को काटना, ठीक है। तो लोग भाई व्यक्ति को तो नहीं काट सकते ना, इससे क्या होगा, पेड़ सुरक्षित रहेगा, तो इसी का नाम दे दिया गया चिपको आंदोलन, ठीक है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है, यानी वन के संरक्षण से। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूना का अनुसूत्र क्या होता है, तो भाई पहले तो ये जान लें कि बुझने से पहले जो चूना होता है यानी कि साधारण चूना, उसका अनुसूत्र क्या होता है, तो साधारण चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बोले तो CaO। अभी बुझेगा कैसे भाई, तो इसमें पानी डाल दीजिए तो बुझ जाएगा। क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए तो बुझ जाएगा। जब पानी डालिएगा तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। नीचे में जब 2 आ जाता है तो उसको बोलते हैं ट्वाइस। फार्मूला है V = IR, ठीक है। ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो V = IR आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से आप दो फार्मूला और क्रिएट कर सकते हैं। I को इधर ही छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, I = V/R हो जाएगा, या R को छोड़ दीजिए तो R = V/I हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, या ऐसे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक पढ़ा होगा I = Q/T, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा होगा, P = VI। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये अलग अलग क्वेश्चंस में रिलेट होंगे। या तो आपका अगर मान लेते हैं कि P यहाँ पर क्या दिया गया है, पावर दिया गया है, ठीक है। पावर, विभवांतर और करंट के बीच रिलेशन दिया जाएगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे। और अगर मान लीजिए कि पावर, ठीक है, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच रिलेशन दिया जाए तो आप ये फार्मूला लगाओगे। और अगर मान लीजिए कि पावर और विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच रिलेशन दिया जाएगा तो आप ये फार्मूला लगाओगे, यानी कि P = I²R, ठीक है। चौथा फार्मूला क्या है, H = I²RT। ये आपका हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। यदि हीट पूछ लेता है, S4 हो गया हीट, ठीक है। अगर हीट पूछ लेता है और वहाँ पर आपका अगर विद्युत धारा, रेसिस्टेंस और टाइम दे दिया गया है तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं। पांचवा फार्मूला है आपका रेसिस्टेंस से रिलेटेड। आपसे कोई भी प्रतिरोध दे देगा, 4-5 कोई भी प्रतिरोध दे देगा और कहेगा यदि कि श्रेणी क्रम में संयोजित है तब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आप ये फार्मूला लगाओगे। और यदि कहेगा कि समानांतर क्रम में है तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे,
ये फार्मूला लगा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये है 1/r इक्विवेलेंट। आपका जो भी लास्ट में सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा उसको क्या कीजिएगा, आर इक्विवेलेंट के कर दीजिएगा, यानी कि जो आंसर आएगा उसको पलट दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पीयर विद्युत धारा होता है, इस प्रतिरोध के समीप वोल्टेज का मान क्या होगा। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस मिलता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस में दिया क्या 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 है। तो यहाँ पर आपसे दे दिया गया है रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना दे दिया गया है, 33 ओम दे दिया गया है। ठीक, और इसके बाद क्या दे दिया गया है, 2 एम्पीयर विद्युत धारा, यानी कि आई दे दिया गया है आपका कितना, 2 एम्पीयर। पूछा क्या जा रहा है, वोल्टेज यानी कि वी पूछा जा रहा है। तो मैंने जो भी फार्मूला बताया उसमें आप देख सकते हैं कि आर वी और आई में क्या रिलेशन था। तो ओम्स लॉ के हिसाब से आपने क्या पढ़ा था, V इज़ इक्वल टू आई आर। क्या पढ़ा था, V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, V आपसे पूछा गया है, I का वैल्यू आपको दे गया है 2 और R का वैल्यू दे दिया गया है 33। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 33 दूना 66 और वोल्ट यानी कि 66 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक लैंप को जब 60 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तब वह 5 एम्पीयर की धारा लेता है, तो लैंप का प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दे दिया गया, वोल्ट दे दिया गया, मतलब V इज़ इक्वल टू कितना है, 60 वोल्ट। उसके बाद 5 एम्पीयर की विद्युत धारा यानी कि I इज़ इक्वल टू 5 एम्पीयर। ठीक है, और पूछा क्या गया है, प्रतिरोध यानी कि R इज़ इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो आपका वी आई आर में क्या रिलेशन होता है, आपको पता है वी आई आर में रिलेशन होता है V इज़ इक्वल टू आई आर। ठीक है, दिया गया है V कितना है, 60 इज़ इक्वल टू आई दे दिया गया है 5, पूछ लिया गया है R। तो 5 से इसको काट दीजिए, कितने टर्म में जाएगा, 12 टर्म में चला जाएगा, है ना, 12 पंचे 60 यानी कि 12 इज़ इक्वल टू R, यानी कि 12 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी चीज़ें बताया आप लोगों को समझ में आया गया होगा। अगला है अगर सर्किट में 100 सेकंड में 500 कूलम आवेश का प्रवाह होता है तो सर्किट में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दे दिया गया है, सर्किट में 100 सेकंड यानी कि टाइम आपका दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 100 सेकंड। और कूलम बोले तो आवेश यानी कि Q कितना दे दिया गया है आपसे, 500। ठीक है, पूछा क्या गया है, तो सर्किट में धारा का मान क्या होगा, आई पूछ लिया गया है। ठीक है, मतलब अब आपको देखना है कि आई क्यू और टी में क्या रिलेशन होता है। हमने जो फार्मूला बताया उसमें क्या था, आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 500। ठीक है, और टी का वैल्यू दिया गया है 100। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक चालक में 18 एम्पियर की धारा आधे मिनट के लिए बहती है, तो उतने समय में चालक के भीतर प्रवाहित कुल आवेश क्या होगा। अब देखिए इसमें भी क्या क्या दे दिया गया है, 18 एम्पियर, एम्पियर बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू आई, तो आई इज इक्वल टू कितना दे दिया गया, 18 एम्पियर। ठीक है, और क्या दे दिया गया, आधा मिनट यानी कि टाइम दे दिया गया आपका। तो आधा मिनट कहने का मतलब क्या होता है, 30 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकंड, तो आधा मिनट मतलब 30 सेकंड। ठीक है, तो 30 सेकंड आपका टाइमिंग दे दिया गया है। देखिए मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सारा ऐसा यूनिट पुट कर रहे हैं, तो टाइम भी हमारा ऐसा यूनिट में होना चाहिए। पूछा क्या गया है, प्रवाहित कुल आवेश मतलब Q पूछ लिया गया है, Q इज इक्वल टू वॉट। तो अभी हमने क्या कहा, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। ठीक है, I का वैल्यू दे दिया है कितना, 18। Q हमें निकालना है, तो Q अपॉन और T का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 30, है ना, यानी कि 30 सेकंड। Q का वैल्यू इतना दे दिया गया है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बराबर के बाद है Q अपॉन 30, तो 30 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 18 इंटू 30 इज इक्वल टू Q हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 540 Q। 18 तिया 54 कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 और एक जीरो है तो 540 कूलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, एक विद्युत इस्त्री 500 वाट और 100 वोल्ट अंकित है इस्त्री पर। ठीक है, तो कह रहा है कि इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा। देखिए इसमें दिया क्या क्या गया है,
500 वाट दिया गया है। वाट का किसका ऐसा यूनिट होता है? शक्ति का, यानी कि पावर का। तो P इज इक्वल टू दे दिया गया 500 वाट, ठीक है। V दे दिया गया है कितना? 100। V इज इक्वल टू 100 और पूछा क्या गया है? धारा I इज इक्वल टू वॉट। तो आपको ध्यान में रखना है कि P V I में क्या रिलेशन होता है। तो मैंने बताया था 3 फार्मूला एक साथ करके। P V I में क्या रिलेशन होता है? P इज इक्वल टू होता है V I। P इज इक्वल टू क्या होता है? V I होता है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो P आपका दे दिया गया है 500। 500 इज इक्वल टू V का वैल्यू दिया गया है 100 इंटू I। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? I का वैल्यू 5 एम्पियर आ जाएगा आपका I का वैल्यू। तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक विद्युत इस्त्री पर 250 वाट 100 वोल्ट अंकित है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? दे दिया गया है क्या आपको? P दे दिया गया है, ठीक है। P कितना दे दिया गया है? 250, ठीक। और विभवांतर क्या दे दिया गया है? V इज इक्वल टू 100 दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछा गया R। तो P V R में क्या रिलेशन होता है? मैंने अभी आपको बताया था P V R में क्या रिलेशन होता है। तो P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। यही होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। आप इस पर क्या करो? इसको डाल दो, ठीक है। P का वैल्यू दे दिया गया 250, तो आप लिख दो 250 इज इक्वल टू V का वैल्यू है 100। 100 स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार गुना होगा 100 का, यानी 100 गुना 100, ठीक है। और ओपन में R। अब देखिए 0 से आप ये एक 0 काट सकते हैं और 25 से आप इसको 4 बार में काट सकते हैं। 25 चौका 100, बचा कितना आपका? 10 और 4। तो इसको गुना करेंगे, कितना बचा? 10 और 4, तो यह हो जाएगा 10 चौक 40 ओम। कितना हो जाएगा? 40 ओम। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का प्रतिरोध 200 ओम है और 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसकी शक्ति क्या होगा? ठीक है, दिया क्या क्या गया? अब से रेसिस्टेंस दे दिया गया, आर दे दिया गया 200 ओम, ठीक है। और धारा कितना दे दिया गया? 1 एम्पियर, यानी कि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। पूछा गया है शक्ति, यानी कि P इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो P I और R में क्या रिलेशन है? मैंने अभी बताया था आपको क्या रिलेशन है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या होता है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इस पर आप डाल दीजिए, I का वैल्यू दिया है गया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। और इंटू आर, आर हो गया 200। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा? 200 वाट, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 10 ओम एक विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर की धारा लेता है, तो 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? ठीक है, क्या क्या दे दिया गया? ओम दे दिया गया, यानी कि आर आपका दे दिया गया है 10 ओम, ठीक है। 5 एम्पियर की धारा, यानी आई दे दिया गया आपका 5 एम्पियर, और टाइम दे दिया गया 10 सेकंड। टाइम क्या दे दिया गया? 10 सेकंड। और पूछ रहा है उष्मा, उष्मा बोले तो हीट, तो H इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो मैंने H I R और T के बीच में क्या रिलेशन बताया? मैंने अभी बताया था क्या? H इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर आर टी, यही बताया था ना, H स्क्वायर I स्क्वायर आर टी। अब इस फार्मूले पर डाल दीजिए। I का वैल्यू दे दिया गया 5, ठीक है, यानी 5 का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 5, ठीक है। और R का वैल्यू हो गया आपका 10, R का वैल्यू 10, और T का वैल्यू कितना हो गया? T का वैल्यू भी आपका 10 ही दिया गया है ना, 10 सेकंड था तो 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 बचे 25, और इस पर कितना आ जाएगा? सॉरी, आई स्क्वायर है ना, तो 5 5 25, ठीक है। और इसका गुना होकर के कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा? 2500। अब यहाँ कह रहा है कि किलो जूल में ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो किलो जूल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किलो का मतलब क्या होता है। किलो का मतलब होता है 1000, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो आंसर आया है आपका जूल में आया है, 2500 जूल, ठीक है। और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो जब आप इसको 1000 से भाग देंगे, ठीक है, तो आपके सामने क्या वैल्यू आएगा कट करके? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, बच गया आपका 2.5 किलो जूल इसका करेक्ट आंसर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगर 3 ओम 4 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, श्रेणी क्रम मैंने बताया था, अगर श्रेणी क्रम पूछ ले आर समतुल्य का, आर इक्विवेलेंट का, तो आप क्या करोगे? जितना भी प्रतिरोध दिया गया है सबको जोड़ लोगे, R1 प्लस R2 प्लस, मान लेते हैं इसका आगे और प्रतिरोध रहता है तो सबको ऐड कर लेते हैं सीधा सिंपली, ठीक है। तो 3 प्लस 4
प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 5 12 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगर 12 ओम, 15 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध का मैंने क्या बताया था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बताया था, 1/R1 प्लस 1/R2 है ना, प्लस 1/R3 करके बताया था, यही बताया था ना। अब इस फार्मूले पर इसको डालो। R1 का वैल्यू दे दिया गया 12 ओम, R2 का वैल्यू दे दिया गया 15 और R3 का दे दिया गया 20 ओम। ठीक है, तो आप इसको इस पर डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 12 पंचे 60 आता है तो 5 प्लस 15 चौका 60 आता है 4 प्लस 20 दिया 60 आता है तो 3। ठीक है, तो 5 4 9 और 3 12/60 आ गया। कितना आ गया, 12/60। मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 12/60 आएगा। यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया, 12/60। जब इसको आप काटोगे तो क्या आएगा, 1/5। 1/5 ही आएगा ना, 12 पंचे 60, 1/5 आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि ये 1/R इक्विवेलेंट आया है। तो R इक्विवेलेंट करने के लिए जब इसको पलटोगे तो इसको भी आपको पलटना पड़ेगा, यानी कि 5 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से बताया है। आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपको एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। जिस भी क्वेश्चन को मैंने बताया है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, और यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।